मेरा नाम जॉन जेम्स है और मैं 2016 से सेहत याब के साथ काम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस रोमाना यूनुस, जो कि साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मैम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम, पहली तो बात ये कि आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑडियंस को अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रोमाना यूनुस है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। मेरी जो तालीम है वो मैंने एमफिल किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से। फिर मैंने पीजीडी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइंड साइंसेस फ्रॉम प्रिस्टन यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। और करेंटली मैं कर रही हूँ पीएचडी इन हेल्थ साइकोलॉजी फ्रॉम यूकास चाइना से। और मैं पिछले 6 साल से अपनी इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ अदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हूँ, जिसमें सर फहरिस्त मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट सर्विसेज प्रोग्राम एबटाबाद है। इसके अलावा सेफ लाइफ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है और इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है। इसके अलावा मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी लिंक्ड हूँ, जिसमें सेहत याब ऑनलाइन क्लिनिक भी है। अगर आपको किसी भी किस्म का जहनी मसाइल से आप सामना कर रहे हैं, जैसा कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर ताल्लुकात में कोई ख़राबी आप सामना कर रहे हैं, तो आप किसी भी वक्त ऑनलाइन सर्विसेज सेहत याब के प्लेटफॉर्म से मुझसे ले सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमारा आज का टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस पर है और इस सिलसिले में हमने सेहत याब के फेसबुक पेज पर क्वेश्चंस भी पूछे थे, जिसके आंसर्स आज हम मैम आपसे लेंगे। और ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब आप बात के लिए हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, इस टॉपिक को थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दें कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इमोशनल कोशेंट, और फिर उसके बाद और ये एक ही चीज़ है, इमोशनल कोशेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और प्लस ये कि ये क्यों ज़रूरी है और कहाँ एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोगों के क्वेश्चंस की तरफ भी आते हैं। थैंक यू सो मच जॉन, इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं चाहूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली एक इंसान की एक ऐसी कह सकते हैं एक एबिलिटी है, उसकी खासियत है जिससे वो अपने एहसासात और दूसरों के एहसासात को बेहतर तरीके से समझ सकता है, उसको पहचान सकता है और फिर इस अवेयरनेस से, इस पहचान से वो अपने जो रवैये हैं, जो अपने बिहेवियर्स हैं और अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। इसी तरह से आपने जैसे पूछा कि इमोशनल कोशेंट क्या है, बेसिकली इमोशनल कोशेंट बेसिकली आप ये समझ लें कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टर्म है। जिस तरह से इंटेलेक्चुअल को मेजर करने के लिए, हम इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है उससे। और ये क्यों ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस पे हम आगे फर्दर भी बात करेंगे तो ऑडियंस को अंदाज़ा होगा कि ये इस कदर इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में या वर्क प्लेस के अंदर। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने इसकी तारीफ में भी ये कहा है कि आप इस एबिलिटी के थ्रू अपने आप को समझ लेते हैं, दूसरों को समझ लेते हैं, उनके एहसासात को समझते हैं और फिर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो अपनी लाइफ है और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आप उनके साथ किस तरीके से फिर मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने पर आप फोकस करें। इसके साथ साथ हम इसके ऊपर बहुत वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँ लोगों को कि जो आपका इंटेलिजेंस होती है वो आपकी एज 15 पे भी वही रहती है, 50 पे भी वही रहती है। दैट मीन्स के इंटेलिजेंस जो होती है, आईक्यू जो होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक फिक्स टर्म है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो एक फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस है। ये आप लर्न भी कर सकते हैं, आप इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आप डे बाय डे इसके ऊपर वर्क करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आज हम सेशन में बात भी करेंगे कि ये बेसिकली है क्या, इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। जी,
मैम आपका बहुत शुक्रिया टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आइए मैम सवालात की तरफ चलते हैं। तो मैम हमसे पहला सवाल किया जा रहा है जी। यहाँ पे कि इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू में क्या फ़र्क है? इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया कि आपकी सलाहियत है जिससे आप अपने एहसासात को, लोगों के एहसासात को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उससे आप अपने बिहेवियर्स और अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस आपकी एबिलिटी है लर्न करने की, और वो आपकी बाय बर्थ होती है, इनबॉर्न होती है, आप वो फिक्स्ड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस चेंज हो सकती है, टाइम टू टाइम आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस यही है। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हमसे दूसरा सवाल यहाँ पे किया जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग से क्या ताल्लुक है? इमोशनल इंटेलिजेंस का आपकी वेल बीइंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। देखें, आपकी वेल बीइंग बेसिकली क्या है कि आप अपने आप के साथ सेटिस्फाई रहें, आपकी रिलेशनशिप बेटर रहें, आपका वर्क प्लेस पे आपकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर रहें, आपकी सारी जितनी भी डोमेन ऑफ लाइफ हैं वो बिल्कुल ठीक से चल रहे हों, नॉर्मल लाइफ पे चल रहे हों। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप जब आप उस पे आपकी बेहतर होती है तो आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं। आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जितना आपको अपने बारे में पता होगा, आपको क्या ट्रिगर कर रहा है, आपके क्या इमोशंस आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, तो आपकी अवेयरनेस में जब ये चीज़ें आती हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका माइंड आपको मैसेज देता है हाउ टू इम्प्रूव इट। देन फिर आप स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं और आपकी वेल बीइंग फिर इम्प्रूव्ड रहती है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके इमोशंस कौन से हैं, आपको क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, तो आप वर्क भी नहीं कर पाएंगे और आप एक डिस्ट्रेस लेवल पे जाते रहेंगे और डिप्रेस होते रहेंगे और आपकी वेल बीइंग वीक हो जाएगी। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हमसे यहाँ पे तीसरा सवाल किया जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली 2 मेजर डोमेन हैं। एक आपकी होती है पर्सनल कॉम्पिटेंसी, एक होती है आपकी सोशल कॉम्पिटेंसी। पर्सनल कॉम्पिटेंसी में आपकी आती है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, राइट? और एक होती है सोशल कॉम्पिटेंसी जिसके अंदर आपकी आती है सोशल अवेयरनेस और आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? तो अगर हम बात करें पर्सनल कॉम्पिटेंसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ अवेयरनेस में अगर आप अपने आप में फुली अवेयर्ड हो जाएं, आपको अपने इमोशंस का पता हो, आपके क्या इमोशंस हैं, क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, किस वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, अगर आपको ये अवेयरनेस हो जाए, और वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है? आप अपने बारे में डेली बेसिस पे माइंडफुलनेस करें, आपको पता होना चाहिए, आप पॉज लें, जब भी आपको इमोशन फील करते हैं पॉज लें, अपने आप से सवाल पूछें, ये आपको क्यों फील हो रहा है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा आपको बॉदर क्यों कर रही है, ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रही है आपको, इसके पीछे क्या वजह है, राइट? तो आपकी जब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंसी में आती है, अब सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट पे काम नहीं करते, यानी कि टाइम मैनेजमेंट जिसमें डिसीजन मेकिंग आती है, अगर आप इस पे वर्क नहीं करते तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ सकती। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाएं, अपने कामों को फोकस करें जो बहुत ज़रूरी हैं उनको पहले करें। तो यानी मैनेजमेंट के अंदर अगर आप फोकस्ड रहेंगे अपने ऊपर तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। फिर हम आते हैं सोशल कॉम्पिटेंसी जिसमें सोशल अवेयरनेस आती है, इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट आती है। अब सोशल अवेयरनेस क्या है? सोशल अवेयरनेस में यही आता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके क्या बिहेवियर्स हैं। आप अगर अपने आप को अपने साथ ये रिलेट करके देखेंगे, एम्पैथी रखेंगे दूसरों के साथ। एम्पैथी मतलब
आपने जो चीज़ें फेस की होंगी और आपको अगर अवेयरनेस होगी कि आप कभी डिप्रेस रहे हैं तो आपने ऐसा फील किया तो दूसरा भी ऐसा ही फील कर रहा है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बैलेंस्ड रहेंगे, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बैलेंस्ड रहेगी और बेहतर रहेगी। सो जो आपका क्वेश्चन था कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये एक स्किल है जो हम इन दोनों कॉम्पिटेंसी पे अगर काम कर लें, सीख लें प्रोफेशनल हेल्प लेके, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर हो सकती है। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। मैम, हमारे पास अभी फोर्थ क्वेश्चन आया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर सकती हूँ मैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चनर्स भी हैं, आप उसके थ्रू भी अपने आप को इस पे रेट कर सकते हैं, और आप प्रोफेशनल इसकी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आप साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके इसके प्रॉपर जो है वो क्वेश्चनर होते हैं, इसके प्रॉपर जो है वो स्केल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है। आपकी ये जो चारों मैंने जो आपको 2 डोमेन्स बताए हैं, पर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड सोशल कॉम्पिटेंसी, उसकी बेस पे आपको रेटिंग करके बताई जाती है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। ठीक है, तो आपको उसमें फिर इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बताया जाता है कि किस डोमेन पे आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, एक सवाल जो कि मेरा अपना ज़ाती सवाल है ये, मैं ये जानना चाह रहा था कि फॉर इंस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि हर किसी के साथ ठीक तरीके से रहता है, और अगर कोई नेक्स्ट पर्सन, कोई और उनके कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली रिलेटिव हैं, या ऑफिस में कोई कोलीग हैं, अगर वो नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको एक नेगेटिव तरीके से यूज करें किसी के ऊपर, तो जिसके ऊपर यूज हो रहा हो वो उस चीज को कैसे पहचान सकता है? देखिए, अब अगेन हमने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। आपके इर्द गिर्द अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहा है, या वो अपनी उस इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनिपुलेशन में यूज कर रहा है आपके साथ, तो आप अगर अवेयर होंगे कि मुझे क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, मैं कहाँ जाकर ट्रिगर हो सकता हूँ, तो आपको मैनेज करना आता होगा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, हमारे पास इर्द गिर्द बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह से होते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए अपने बारे में कि मुझे क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, मैं कहाँ पर ट्रिगर हो जाता हूँ, और मैं कहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने लेवल से निकल जाता हूँ, तो आपको जब अवेयरनेस होगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने उस पर्सन को मैनेज कैसे करना है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसके आगे रिएक्शंस कैसे देने हैं, तो आप फिल्टर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपकी क्या क्या चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं और आपकी कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आपको अगर ये अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप मैनिपुलेट भी होते रहेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेल्फ फुली अवेयर होना पड़ेगा। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं और आप वो फुलफिल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने के बाद, उनकी बात को मान लेने के बाद आपको क्या नुकसान हो सकता है, आप कहाँ पर आके आप डिप्रेस हो सकते हैं। सो अगर आपको अपनी अवेयरनेस होगी तो आप इजीली मैनेज कर सकेंगे इस तरह के लोगों को, और आप उनको भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, या उनकी कौन सी ऐसी टैक्टिक्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। वो तभी समझ आएंगी जब आप उनके बारे में भी अवेयर होंगे, जिसमें हमने सोशल अवेयरनेस की बात की है। सोशल अवेयरनेस में यही है कि आप लोगों के बारे में भी अवेयर हो जाएं कि वो कोई इमोशन हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, या अपने आप को डिस्टेंस इमोशनली कैसे रखा जा सकता है कि ये मेरे इमोशंस हैं, ये उनके इमोशंस हैं, ये उनका बिहेवियर है और ये मेरा बिहेवियर है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स बिहेवियर, आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो 20% आपको अफेक्ट करती है, 80% आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उस पर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सोशल अवेयरनेस नहीं है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, मैनेजमेंट आपको स्किल्स नहीं आती, तो आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ से ट्रिगर होते रहेंगे।
जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, जब तक हमारे पास ना अभी मज़ीद सवालात आते हैं, मैं ऑडियंस को सेहतयाब ऑनलाइन क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जी, सेहतयाब सन 2016 से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है और तमाम डॉक्टर्स भी सर्टिफाइड हैं, जिनके ज़रिए बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाता है। सेहतयाब में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक टीम की तरह काम करते हैं। इसलिए मरीज़ को सबसे मौजू इलाज मुहैया किया जाता है। अक्सर ज़हनी मरीज़ में जिस्मानी मसाइल भी पैदा होते हैं, जिनके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट यानी माहिर ग़िज़ाइयत से भी मशवरा किया जाता है। सेहतयाब की खसूसियत ये भी है कि यहाँ आपकी पहली कॉल या मैसेज से लेकर आपके बेहतर होने तक सेहतयाब जो है वो आपके साथ रहता है। इसके अलावा ऑनलाइन इलाज की बाकी तमाम खूबियाँ, जैसे कि हम कह सकते हैं मुनासिब फ़ीस, मुकम्मल वक्त देना, घर से बैठकर मुकम्मल राज़दारी में बात करना वगैरह भी मौजूद है। तो यस मैम, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। मैम, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, 5th क्वेश्चन है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल कैसे करें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि आप अपने इमोशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना एक ऐसी स्किल है जो हमें लर्न करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हम शॉर्ट सी टेक्निक्स बता सकते हैं, जिसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वर्क कर रही हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं इसके हवाले से। सबसे पहले देखें, अगर आप सेल्फ केयर नहीं रखेंगे, अब सेल्फ केयर में क्या चीज़ आती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड अगर कर सकती हूँ तो मैं अवॉइड करूँगी, या अगर मुझे लगता है कि मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ तो मैं उसे मैनेज कर लूँगी, राइट? तो पॉजिटिव जो है वो हम स्ट्रैटेजीज यूज़ करके अपनी लिए बेटर एनवायरनमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना प्रैक्टिस करते रहें माइंडफुलनेस की, जो कि बहुत लोगों को यूजुअली नहीं पता कि माइंडफुलनेस है क्या और वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। माइंडफुलनेस बेसिकली फुली अवेयर, बेसिकली आपको सीखना चाहिए। इसकी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं जो हम लर्न कर सकते हैं। अगर आप माइंडफुलनेस को लर्न कर लेंगे तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आ जाएगा। जैसे यूजुअली देखें, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, सुबह का वाकया हुआ, सुबह को एक इवेंट हुआ जिसने उनको डिस्टर्ब किया, तो वो पूरा दिन अपने उस इवेंट की वजह से चार्ज रहते हैं, पूरा दिन उन इमोशंस को लेके चल रहे होते हैं, और फिर वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहाँ अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और नए नए इवेंट्स सुबह वाले इवेंट में ऐड ऑन होते जाते हैं। फिर शाम को घर आए, घर में कोई बात हुई, वो सुबह वाले इवेंट के साथ फिर से ऐड हो गए, तो रात तक वो इतना नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं कि वो फिर अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। तो अगर आप सुबह के इमोशन को, सुबह के इवेंट को वहीं पे रिजॉल्व कर लें, उसको वहीं छोड़ दें, क्योंकि वो माजी का हिस्सा बन चुका है, और आप वर्क प्लेस पे जाके जस्ट प्रेजेंट मोमेंट पे रहें, वो वहाँ पे जो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप उस पर फोकस करें। शाम को जो आप घर आके अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उसको मैनेज करें, तो आपके पास सिर्फ रात में सिर्फ एक सुबह का इवेंट होगा ना जिस पे वर्क करना होगा, अगर उस पर कुछ वर्क करना रह गया होगा, तो आपकी एनर्जी लेवल जो नेगेटिवली आप चार्ज हुए हैं वो थोड़ा कम होगी कंपैरेटिवली। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहेंगे और सुबह वाले इवेंट को सारे दिन पे आप ऑक्युपाइड कर लेंगे अपने आप को, तो आपकी इमोशंस काबू में नहीं रहेंगे, फिर आप प्रेशराइज फील करेंगे, स्ट्रेस आउट फील करेंगे, फिर बर्न आउट भी होगा, तो आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, आपने अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, सम टाइम हम उस टाइम पे अवॉइड कर देते हैं तो हल निकल आता है, लेकिन अवॉइडेंस कभी भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। चले फॉर टाइम भी एक आपने अवॉइड कर दिया, उस वक्त शायद आपको बेहतर यही लगा और आपने अवॉइड कर दिया, लेकिन कभी भी आप उन्हें सप्रेस नहीं करें। वक्त निकालें, चाहे शाम को वक्त मिलता है आप वक्त निकालें, पॉज करें, सोचें कि सुबह का इवेंट क्यों डिस्टर्ब कर रहा था, क्या चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी, मुझे क्या फील हुआ था, दूसरे ने क्या बात कैसे की थी, उससे मैंने क्या मतलब ले लिया था, राइट? तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और वो जो सप्रेस्ड आपने किया था इमोशन, आप उसको टाइम देंगे, उसे एड्रेस करेंगे, तो आपके इमोशन स्टेबलाइज रहेंगे और आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस को। जी, थैंक यू वेरी मच मैम।
मैम, ये जो भी आपने जवाब दिया है, मुझे ये लगता है कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सब लोगों के लिए समझने के लिए, कि इस चीज़ को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा नुकसान है। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर अ डिटेल्ड आंसर। मैम, हमसे अभी छठा सवाल किया जा रहा है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ने से गुस्सा कंट्रोल करने में मदद मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अगेन देखें, गुस्सा क्या है? एक इमोशन है। आपका आपका जो इमोशन है उसको फिर आप रिएक्ट भी करते हैं, वो बिहेवियर फॉर्म में भी आता है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा। वो गुस्सा क्यों आ रहा है? वो गुस्सा क्या आपकी विदिन आपको हो रहा है या वो एनवायरनमेंट की कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है? देखिए, मैंने पहले बात की थी कि एनवायरनमेंट 20% रोल प्ले करती है आपके बिहेवियर्स में, लेकिन 80% आपकी परसेप्शन, आपकी थॉट, आपकी फीलिंग। कोई भी आपका बिहेवियर ये याद रखें कि वो आपकी तरफ से आता है, आपके विदिन होता है, आउटसाइड से नहीं आता। राइट? हम उससे ट्रिगर जरूर हो रहे होते हैं, लेकिन रिएक्शंस हमेशा हमारे बेस करते हैं हमारे अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स के ऊपर। तो गुस्सा आपको क्यों आ रहा है, क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है, उसके पीछे क्या थॉट है, आपको इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से वो क्या चीज थी जिसने आपके अंदर हलचल मचा दी। ठीक है, तो जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है सोशली, इमोशनली सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, तो आपको गुस्सा कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमसे यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि हाउ इज इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू सक्सेस इन द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सक्सेस से कैसे रिलेटेड है? ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर मैं रिसर्च बेस्ड बात करूं तो एक रिसर्च के मुताबिक जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं उनको एनालाइज किया गया था कि वो टॉप परफॉर्मर किस वजह से रहे हैं। तो उनमें से 83% लोग ऐसे थे जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई थी। सिर्फ 2% ऐसे लोग थे जो बॉटम परफॉर्मर में आते हैं, उनकी आईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा थी। बॉटम परफॉर्मर में सिर्फ 2% थे, 83% वो थे जिनकी ईक्यू ज्यादा थी और वो बेस्ट परफॉर्मर रहे थे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि हमारी जो जॉब परफॉर्मेंस होती है, किसी भी जॉब सेटिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें 58% हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस रोल प्ले कर रही होती है। अब ये कैसे वहाँ पे सक्सेसफुल हमें होने में मदद देती है? देखिए, मैंने ये बात की थी कि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको वर्क प्लेस में ज़रूरत पड़ती हैं। आपको क्या चीज़ स्ट्रेस आउट कर रही है, आपको ये पता हो कि मेरा थ्रेशहोल्ड क्या है, मैं कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितना वर्कलोड मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने टास्क को मैनेज कर सकता हूँ, बड़े टास्क को मैंने कितने टाइम पहले शुरू करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम में काम कर सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं आखिरी वक्त में कितना काम कर सकता हूँ जो मुझे डेडलाइंस मिली हुई हैं। तो जब आप फुली अवेयर होंगे, इसके साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द आपके जो कोलीग्स हैं, आपका बॉस है, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसे कैसे आंसर बैक करना है, उसको किस चीज़ पे गुस्सा आता है, वो किस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करता है, उसे क्या चीज़ें तंग करती हैं, अगर आप उसके बारे में भी अवेयर होंगे तो आप अपनी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस के अंदर। इसी की तरह आप अपने रिलेशनशिप्स को जब कोलीग्स के साथ मैनेज करेंगे, बहुत अच्छा बैलेंस रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छी होगी, आप वहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल दे सकेंगे। अगर मैं ये बात करूं कि जिनकी ईक्यू ज्यादा होती है या इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईक्यू। ठीक है, तो ये बहुत रिसर्च बेस्ड बात है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपके वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेसफुल करने में हेल्प आउट करती है। जो लोग फुली अवेयर होते हैं वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां मैं फुली परफॉर्म कर सकता हूँ। और वो तभी होगा जब आपको ये पता होगा मैं कहाँ फुली परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे क्या पोटेंशियल्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं जो उनके लिए बेस्ट होती है। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आया है, अभी 8th क्वेश्चन है कि औरतों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है या मर्दों में?
अच्छा, रिसर्च के अकॉर्डिंगली औरतों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मर्दों के। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो हमारे पास जेंडर डिफरेंसेस की बेस पर जो दिया गया है। स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे पास मेल के हवाले से कि मर्द इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, उसको बचपन से मैसेज दिया जाता है तो तुमने तो रोना नहीं है, तुम तो स्ट्रॉन्ग ही हो। तो वो फिर कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर उनको अपने इमोशंस के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती भी है तो उसको हाइड करना शुरू कर देते हैं, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो ये शो ही नहीं करना, मुझे तो ये बताना ही नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, इतना अवेयर नहीं हो पाते अपनी चीज़ों के साथ। रिसर्च के मुताबिक जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, वो ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस को पिक कर लेती हैं, ज़्यादा इमोशंस को पिक कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल के अंदर रिसर्चेस के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा अगर कोई इमोशन पिक करते हैं, कैपेबल होते हैं एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, इसको फ़ौरन पिक कर लेते हैं अपना कंपैरेटिवली बाकी इमोशंस के। तो इर्द गिर्द के लोगों के जो इमोशंस हैं वो उसको भी पिक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अगर किसी का इमोशन पिक भी कर लेंगे तो उसे एक्सप्रेस करते हुए उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप्स कि मैं तो ये कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ या मैं इस पे कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो हूँ ही स्ट्रॉन्ग, मुझे तो इस पे बात ही नहीं करनी है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंगली वुमेन के अंदर जो है वो EQ इस हवाले से ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मैन। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमसे 9th क्वेश्चन किया जा रहा है कि मुझे फैसले करने में मुश्किल होती है। क्या मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए या IQ पर? मैम, आपको सवाल सुनाई दिया? मैम, आपको सवाल सुनाई दिया? आई एम सो सॉरी, बीच में शायद कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। चलिए अ, मैम, मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल को। मैम, क्या हमसे क्वेश्चन? जी जी। जी मैम, हमसे सवाल ये किया जा रहा है कि मुझे फैसले करने में मुश्किल होती है। क्या मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए या IQ पर? नहीं, देखिए, जो फैसला करने की आपकी एबिलिटी है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से ज़्यादा रिलेट करती है। आप डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो आप इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू लर्न कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन बेसिकली हम किस तरीके से लेते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जहां हम कंफ्यूज होते हैं कि इसको चूज करें या इसको चूज करें, तो हम उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस तभी होगी जब मुझे ये बात पता होगी कि इस फैसले को लेने से मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और मैं उसे कैसे मैनेज कर सकता हूँ, या मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी हो अगर ये नुकसान आ जाए तो मैं इसको कैसे फेस करूंगा। और अगर ये फायदे हैं तो वो तभी पता होंगे जब आप अपने बारे में भी फुली अवेयर होंगे, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में फुली अवेयर होंगे। आपको पता होगा कि मेरे इस डिसीजन लेने से मेरे इर्द गिर्द के लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो मैं उसे कैसे मैनेज करूंगा। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो टोटली रिलेट करती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस लर्न कर लेते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी हो सकती है। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, हमसे आगे 10th क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं बहुत जल्द किसी से भी अटैच हो जाती हूँ और इसकी वजह से मुझे अक्सर हर्ट होती हूँ। मैं अक्सर हर्ट होती हूँ। इमोशनली अटैचमेंट को कैसे रोका जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा के? देखिए, यहाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का है कि इस पे बहुत लॉन्ग डिबेट हो सकती है। ये जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, बेटर है कि वो इसके लिए कंसल्ट करें और ये देखा जाए कि वो इमोशनली अटैच इतना ज़्यादा क्यों हो रही हैं। देखें, इमोशनली अटैच अगर हम सरसरी सी इस पे बात करते हैं कि आप क्यों इमोशनली अटैच हो रहे हैं किसी के साथ। क्या आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी जो आपका कॉन्फिडेंस है या आपकी अपनी जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो आपने रिलेट कर ली है दूसरों के साथ? आप
क्या आप अपने आप को रिलेट करते हैं, डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि दूसरा मुझे हैप्पी रखेगा तभी मैं हैप्पी होंगी, दैट्स व्हाई यू आर गोना अटैच विद समवन, राइट? आप बार-बार अटैच हो जाते हैं, फ़ौरन अटैच हो जाते हैं, तो क्या आपने अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिलेट कर लिया है दूसरों के साथ? जब तक मैं रिलेशनशिप में रहूँगी, मैं हैप्पी रहूँगी, मैं सैटिस्फाई रहूँगी, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती रहूँगी। तो बेहतर ये है कि मैं अलोन फ़ील ना करूँ, तो मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, राइट? तो मैं फ़ौरन से अटैच हो जाऊँगी। तो क्या आप अलोन फ़ील करते हैं? क्या आप एम्प्टीनेस फ़ील करते हैं? क्या आपका लो कॉन्फिडेंस है? कुछ तो है जो आपको बार-बार फ़ोर्स कर रहा है कि आपको किसी न किसी की नीड है, किसी न किसी के साथ कनेक्टेड आप रहना चाहते हो। तो ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर लें, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना अटैच हो रही हूँ। क्या चीज़ मैं लैक कर रही हूँ, क्या चीज़ें जो हैं जो मैं जहाँ पर मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही है। तो अगर आप उस पे वर्क कर लेंगी, तो आप दूसरों के साथ इतना जल्दी अटैच नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने साथ खुद हैप्पी रहना सीखेंगे, आपकी इंडिविजुअलिटी रहेगी, आपकी सेल्फ वर्थ जब आप उसको पहचान जाएँगे, तो यू वुड नॉट नीड एनीवन। ठीक है, आपको नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी कि आपके इर्द-गिर्द जो है वो झमकट्टा हो लोगों का, आपके साथ इर्द-गिर्द दोस्त ही दोस्त हों। तो आप जब इंडिविजुअलिटी रखेंगे, अलोन आपको लोनलीनेस बिल्कुल फ़ील नहीं होगी, आप अपने साथ सैटिस्फाई होंगे। जी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम हमसे 11th क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ वी कैन रेज चिल्ड्रन विद बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं इमोशनल विद अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। हाँ, देखिए यहाँ पर बच्चों की इंटेलिजेंस पे काम करने से पहले तो हमें पहले बीइंग अ पेरेंट खुद अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे अपनी पहले समझ हो कि मुझे किस वक़्त गुस्सा आता है, मुझे किस वक़्त चीज़ें बुरी लगती हैं। अगर मुझे यही नहीं पता, मैं एनवायरनमेंट के साथ बार-बार ट्रिगर होके अपने बच्चों पे रिएक्शन भी कर रही हूँ, तो मैं इसका मतलब है खुद ही अवेयर नहीं हूँ। तो पहले तो बीइंग अ पेरेंट मुझे खुद पहले अपने बारे में अवेयर होना चाहिए। मुझे अपनी अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस को मुझे पहले इम्प्रूव करना चाहिए। रही बात बच्चों की, किस तरह से फ्रॉम देयर चाइल्डहुड हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, कि देखिए जब आप इमोशंस बच्चों के पिक नहीं करेंगे, तो आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा सकते। कहीं न कहीं हम बहुत जगहों पर बच्चों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि वो इमोशंस को हाइड करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है, वो अगर उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो हमें आके बताता है या हमें कहीं से पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं? बच्चे को डाँटना शुरू कर देते हैं, शायद मारना भी शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं हम उसे एक हिडन मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें तो मिस्टेक करनी ही नहीं है। मिस्टेक करना तो बहुत ही बुरी बात है। तो उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? उससे कभी भी मिस्टेक होगी वो हाइड करेगा। वो उसके वक़्त जो मिस्टेक करने के बाद जो वो इमोशंस खुद भी फ़ील कर रहा है, हमने वो एड्रेस ही नहीं किए। हम कभी भी गलती करते हैं तो उसके बाद इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन ना, कि हमें खुद भी पता होता है कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने तो बहुत गलत कर लिया है। हम ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम उस वक़्त उसके उन इमोशंस को एड्रेस नहीं करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उस पे बात नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं एक हिडन मैसेज बच्चे को दे देते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो तभी हम हाइड करना शुरू कर देते हैं। हमें उनको मैनेज करना नहीं आता, हम उसे अकेला छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वो खुद ही सफ़र कर रहा होता है और उसको स्ट्रैटेजी ही नहीं बता रहे होते, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं बता रहे होते, तो किस तरीके से उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो आपको बीइंग अ पेरेंट बच्चे के इमोशंस को सबसे ज़्यादा देखिए, सेल्फ अवेयरनेस एक की है इमोशनल इंटेलिजेंस की। अगर बच्चे को आप ये सिखा दें कि वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लें, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। आप बच्चों को छोटी उम्र में जो इमोशंस के चार्ट होते हैं हर तरह के इमोशंस के हवाले से, आप उसके बारे में उसको अवेयर कर सकते हैं। ये वाले इमोशंस क्या होते हैं, कब-कब हम ऐसे इमोशंस फ़ील करते हैं, और आप उसको एक सेफ रूम दें कि वो आपके साथ डिस्कस भी कर सके। आपको जब ये पता होगा, देखिए बीइंग अ पेरेंट हम भी तो उसी एज से गुज़र के आए हैं। हम भी उसी एज से गुजरे हैं। हमें पता है कि जब हम कोई शरारत करते थे तो हमें कितना अच्छा लगता था, हम कितना एक्साइटमेंट फील करते थे। तो आपका बच्चा जब एक शरारत करता है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो उस वक्त एक्साइटमेंट फील कर रहा है। जैसे हम बीइंग अ चाइल्ड हम नहीं सोच रहे थे उसका नुकसान होगा, हमें डांट पड़ेगी या क्या होगा, तो हम वो शरारत करते हैं एक्साइटमेंट की वजह से। तो बच्चा आपके सामने भी सेम चीज़ें बिहेव कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्साइटमेंट
देन आप उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आप उसे गाइड करें। आप गाइडेंस नहीं देते तो आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा पाते। तो ये एक लॉन्ग टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिर कभी इस पे डिटेल में बात भी कर सकते हैं कि आप बच्चों की स्पेसिफिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम इसी सवाल का जो आपने अभी जवाब दिया, इसी हवाले से एक दफ़ा एक चीज़ मैंने पढ़ी कि देयर इज़ नो करेक्शन विदाउट अ प्रॉपर कनेक्शन। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर अ क्लियर, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड आंसर। मैम चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा जा रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कब डेवलप हो रही होती है? देखिए, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते इसकी कोई स्पेसिफिक एज है जहाँ पर ये डेवलप हो रही होती है। ठीक है, ये फ्रॉम चाइल्डहुड आपकी टिल डेथ तक ये डेवलप होती रहती है। आप इर्द गिर्द के लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि इमोशंस आप डेली बेसिस पे फील कर रहे हैं। आपकी टिल डेथ आप इमोशंस रखते हैं, टिल डेथ आप कोई ना कोई बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपको हर टाइम पे ये चीज़ें खुद ही अवेयरनेस में आ रही होती हैं। तो हम ये कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये कोई चाइल्डहुड में ही सीखने की चीज़ है या कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें आप ये सीख सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहता है, आप इसको सीख सकते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हमसे अभी 13th क्वेश्चन ये किया गया है कि एक एम्पैथ किस तरह दूसरों के इमोशंस को अब्सॉर्व करता है? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? जी मैम हमसे ये सवाल किया गया है कि एक एम्पैथ किस तरह दूसरों के इमोशंस को अब्सॉर्व करता है। देखें, एम्पैथी बेसिकली है क्या चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। देखिए, एम्पैथी बेसिकली ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उस जगह पे खड़े हुए हैं, यानी आप उसके शू में जाके वो चीज़ फील करें, राइट? अब इमोशनल जो एम्पैथी जो रखने वाला इंसान होता है वो तभी दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि वो फुली अवेयर होता है अपने इमोशंस के साथ। देखिए, हमारे बेसिकली हैप्पीनेस हम सब फील करते हैं, सैडनेस हम सब फील करते हैं, एंगर हम सब फील करते हैं, हम सब इस चीज़ के साथ फेस करते हैं। अगर एंगर होते हुए मुझे अपने बारे में पता है कि मैं जब एंग्री होती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ, मेरे इमोशंस उस टाइम पे किस लेवल के होते हैं, या मेरा माइंडसेट क्या चल रहा होता है, तो सेम दूसरा पर्सन भी जब एग्रेसिव होगा तो वो भी वैसा ही फील कर रहा होगा। अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि डिप्रेस क्या था, मैंने भी उसको फेस किया है, तो सेम इमोशंस में उस दूसरे इंसान में भी अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। और ये तभी होगा, जो एम्पैथी रखने वाले लोग होते हैं, जो एम्पैथ होते हैं, वो फुली अवेयर होते हैं इमोशंस के बारे में। उनको पता होता है कि ये फीलिंग्स किस लेवल की हैं, कैसा महसूस होता है इस इमोशन को फील करते हुए, तो वो तभी दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करता है उतने ही लेवल पे जैसे उसने अपना फील किया होता है। तो जो एम्पैथी है बेसिकली ये इनबॉर्न भी हो सकती है, लेकिन ये आप लर्न कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर कोई स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं, और ये बहुत आपकी बेनिफिशियल है अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, और ये सीखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप पेरेंट हैं तो आपको अपने इमोशंस, जो बच्चे हैं उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। आपके रिलेशनशिप इर्द गिर्द जो भी हैं, अगर आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एम्पैथी इज ऑल्सो स्किल जो हमें सीखनी चाहिए प्रोफेशनल हेल्प लेके। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हमारे पास अभी एक 14th क्वेश्चन आया है, और वो हमसे पूछा जा रहा है कि सेंसिटिव पीपल हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं, यानी जो हसास लोग होते हैं, वो लोग क्या इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर रखते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, बट देखें, सेंसिटिव होना है क्या, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी आपकी इन अ वेरी नेगेटिव सेंस भी हो सकती है कि आप इतना ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं कि वो बियॉन्ड द लिमिट हो रहा है और आप उसे मैनेज नहीं कर रहे। सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ही है। अगर आपको सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ही है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और आपको मैनेज नहीं करना आता,
आपको प्रॉपर पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या स्किल्स हैं, तो आप सिर्फ अवेयर होते रहेंगे तो वो भी आपको डिप्रेस करेगा। तो सेंसिटिविटी हम ये नहीं कह सकते इट्स अ साइन के ये एक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होने के लिए कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी आपको हेल्प जरूर करती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की हैं, कितनी सोशल अवेयरनेस की है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितनी है आपकी। तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि वो सेंसिटिविटी को किस वे में यूज कर रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। और मैम जैसे कि अभी हमने आई थिंक यस ठीक है मैम, आई थिंक हमने ज़्यादातर सवालात कवर कर लिए हैं। मैम आपका जवाब देने का बहुत शुक्रिया। क्या आप ऑडियंस से इस टॉपिक पर मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी या कोई टिप्स देना चाहेंगी? ज़रूर। देखिए, मैं यहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा ये चीज़ बताऊँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। आपकी सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आपको ये भी पता होगा कि आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है। आपको ये भी पता होगा कि मैं इम्पोर्टेंस रखता हूँ, राइट? आप अपने इर्द-गिर्द के रिलेशनशिप को भी मैनेज करें, आप अपने इर्द-गिर्द के रिलेशनशिप को हैप्पी भी रखें, लेकिन उस सारी हैप्पीनेस में आप अपने आप को नहीं भूल जाएँ। आप इतनी एनर्जी इर्द-गिर्द के लोगों को हैप्पी रखने में जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से एनर्जी अपने लिए भी ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देखते, तो आपकी वेल-बीइंग लो हो जाती है, आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का आपको शिकार होना पड़ता है। तो आप डेली बेसिस पे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किया करें, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें और दूसरी चीज़, विक्टिम रोल से निकल आएँ। विक्टिम रोल का मतलब ये है कि आप हर जगह ब्लेम साइकिल नहीं, उसकी वजह से ऐसा हुआ था, फलां की वजह से ऐसा हुआ था, एनवायरनमेंट ही ऐसी थी। आपको मैंने पहले कहा कि 20% आपकी एनवायरनमेंट रोल प्ले करती है, 80% आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फुली अवेयर हो जाएंगे तो आप विक्टिम रोल से भी निकलेंगे और अपनी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे, अपने इमोशंस की, अपने बिहेवियर्स की खुद जिम्मेदारी लेंगे, तो आपकी उतनी ही लाइफ बैलेंस रहेगी, उतने ही आप सेटिस्फाई फील करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी एडवाइस और डिटेल्ड आंसर्स का। हमारी ऑडियंस का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लाइव सेशन को ज्वाइन करने का, और उम्मीद है कि आपके तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो कवर हो गए होंगे। अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, हम आपको कमेंट्स में ज़रूर गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि हम हर हफ्ते अपने माहिर नफ्सियात के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लाइव सेशंस करते हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर हमें दीजिए कि हमें अगले हफ्ते किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। मिस रोमाना से इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव करने या दीगर जहनी मसाइल पर ऑनलाइन मशवरा करने के लिए हमारी वेबसाइट sehatyaab.com यानी कि www.sehatyaab.com ज़रूर विज़िट कीजिए, या हमारी हेल्पलाइन पे भी आप कॉल कर सकते हैं 0300-100-3171 पर रब्ता हमें करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।